हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली MCQ सीरीज क्लासेस। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। डेली के MCQs के तर्ज पे आज हम लोग साइंस के जो फिजिक्स का चैप्टर है ऊष्मा और ऊष्मा के गति, उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में आपको साइंस का अच्छा खासा क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नॉर्मल एग्जाम में, बड़े एग्जाम में जाइए तो 30 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसलिए हमारे लिए साइंस इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ऊष्मा से संबंधित टॉपिक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को PDF फॉर्म में पढ़ने के लिए आप लोग हमारे क्लास चैतव्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके, आपको रिवाइज करने में भी मददगार साबित होगी ये। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, ठोस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। आपको बता दें, संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है, वो गैस एवं द्रव में होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव में एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ये एक प्रकार का पदार्थ का कण है जो स्थानांतरित होते रहता है। और उदाहरण के लिए जैसे कि आग देख लीजिए, आग पर जो रखी पतीली होता है उस पर अगर हम लोग जल संवहन द्वारा गर्म हो जाता है। जैसे कि एक पतीली लीजिए, चूल्हे पे रखिए, उसको गर्म करिए, तो जल जो गर्म हो रहा है किस प्रक्रिया से गर्म हो रहा है, वो संवहन प्रक्रिया। वहाँ पे कौन सा प्रक्रिया लग रहा है, संवहन प्रक्रिया लग रहा है। चलिए इसका जो आंसर होगा गैस एवं द्रव में। किस में बदल जाता है, गैस एवं द्रव में। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2 नंबर है, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जल से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि ऐसा काहे होता है, ये पूछा जा रहा है। ये है, वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। C नंबर ऑप्शन है हमारे पास, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है। या फिर D, वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। आपको बता दें, अगर 100 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक हो जाता है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ऊष्मा क्या रहता है, रोटी। आप एक बार देख लीजिए, रोटी बनाते समय कभी अगर कोई स्टूडेंट, आप लोग, हम लोग तो बाहर में रहते होंगे आप, या फिर घर में ही रोटी अगर गरम गरम लिए तो उसमें कभी हाथ घुसा है, जो रोटी फूला हुआ रहता है, तो हमारा हाथ तुरंत फूल जाता है, फोड़ा हो जाता है, एकदम उसमें पस भर जाता है। वहीं उतना ही गर्म पानी में आप हाथ डालिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि वाष्प में ज़्यादा क्या होता है, कैलोरीज होता है, और ज़्यादा उसमें पावरफुल होता है वाष्प। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्यों जलता है ऐसा। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, या फिर भाप हल्का होता है। तो इसका जो आंसर होगा, भाप में क्या होता है कि गुप्त ऊष्मा होती है, भाप के अंतर्गत गुप्त ऊष्मा रहती है। इसीलिए हमारा हाथ देखते हैं कि तुरंत जलने के बाद फोड़ा हो जाता है, फोका फूल जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1 ग्राम बर्फ को, कहा जा रहा है 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से वास्तव में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। आपको बता दें, इसके लिए जो आंसर हमारा होगा, A 80, B 336, C है 720, या फिर D 620। इसका जो सही आंसर होगा, C नंबर होगा 720 कैलोरी। कितना हो जाएगा, 720 कैलोरी। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन आपको सही से, फिर से एक बार बोलते हैं। कहा जा रहा है 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 80, 336, 720 या 620। आपको बता दें, गलन का जो गुप्त ऊष्मा होता है, कोई भी चीज़ को गलने का जो गुप्त ऊष्मा होता है, उसमें 80 कैलोरी ग्राम होता है। यहाँ पूछा जा रहा है, चलिए इसका बनाते हैं।
क्या हो गया इसका आंसर? 720 कैलोरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, कहता है कि कितना से डिग्री तापमान होगा जिसमें कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे से समान अवस्था में हो जाए, यानी बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन है -40, बी है 212, सी है 40 और डी है 100। आपको बता दें, अगर दोनों को बराबर करना है तो -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। कितना? -40 डिग्री। आपको ये सेल्सियस तो ये तो पता होगा ना, फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होता है? C/F, एक फार्मूला आता है C/5, C/5 इज इक्वल टू F-32 और बाय कितना हो जाता है? 9। ये फार्मूला है, ये फार्मूला जहाँ पे आपको C दिया हुआ है तो C पे डाल के F पता कर सकते हैं, F दिया हुआ है तो F पे डाल के C पता कर सकते हैं। C/F इज इक्वल टू F-32 है, यानी 9। यहाँ C मतलब क्या? सेल्सियस है और F मतलब फ़ारेनहाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितनी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मेल खाते हैं? फिर से वही क्वेश्चन है दोनों कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना तापमान पे दोनों समान हो जाता है। तो ये तो अभी जस्ट हम लोग कर लिए। कितना? -40 डिग्री सेल्सियस पे। कितना डिग्री सेल्सियस पे? -40 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों समान हो जाता है। चलिए थोड़ा इस चैप्टर के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऊष्मा से होता क्या है। जनरली ऊष्मा हीट होता है, एक गर्म ऊर्जा होता है, एक प्रकार से ऊर्जा है। ये क्या है? एक प्रकार से एनर्जी है। और इसका एसआई मात्रक आप लोग जानते होंगे। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसको दूसरा भाषा में हम लोग कैलोरी का प्रयोग करते हैं। इसे मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग करते हैं। किसका? कैलोरी का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, तापमान, इसके अंदर के जो ताप वो जो होता है, आपको पता है कि तापमान हमेशा ज़्यादा से लो की ओर फॉलो करता है। जैसे कि आप एक रड को दिखाइए, रड का सबसे पहले जिस सिरा को आप आग में डालें वो पहले गर्म होगा, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? कंडक्ट होते होते आपको पूरा रड छड़ गर्म होने लगता है। कभी ये छोलनी से सब्जी बनाते होंगे, छोड़ देते होंगे तो क्या होता है? पहले छोलनी का जो वो सिरा होता है, चौड़ी वाली पट्टी, वो गर्म होती है, फिर ना इधर आके जिधर से पकड़ते हैं वो गर्म होने लगते थे। इससे पता चलता है कि जो ऊष्मा होता है हमेशा जो होता है उच्च दाब से उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या करता है? प्रसारित होता है। इसको 2 प्रकार होता है इसका, 2 से 3, एक सेल्सियस, एक केल्विन, एक फ़ारेनहाइट। चलिए माफ़ कीजिएगा, तीन प्रकार से इसको देखते हैं। सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, यानी कि ऊष्मा मापने की विधि है ये। सेल्सियस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है और फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में क्या होता है कि तापमान इसमें कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक की चीज़ को मापते जाते हैं। ताप का जो सेल्सियस स्केल पर बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, वहीं जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं केल्विन पैमाने की बात करें तो इसमें बर्फ़ का गलनांक 273, जबकि सेल्सियस में कितना था? 0, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तथा वहीं क्वथनांक के बारे में बात करें तो क्वथनांक 373 हो जाता है, क्योंकि उसी 273 में 100 जुड़ जाएगा, क्योंकि सेल्सियस में क्वथनांक कितना होता था जल बर्फ़ का? 100 डिग्री। तो उसी 100 में 273 जोड़ दीजिए तो उसे केल्विन का पता चल जाएगा। चलिए फ़ारेनहाइट के बारे में जान लें थोड़ा सा। इसके अंतर्गत जो बर्फ़ का जो इसमें जो गलनांक होता है, बर्फ़ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जल का क्वथनांक, इसमें बर्फ़ का क्वथनांक कितना हो जाता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बहुत हो गया। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 7 नंबर प्रश्न है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होता है? तो ये तो आपको जस्ट पता होगा। अभी 6 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग यहीं से देखें। फ्रेंड्स आपको बता दें, आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएं। फ्रेंड्स आपको बता दें, ये सभी क्वेश्चंस पीसीएस से उठाया गया क्वेश्चंस है। वो एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, यहाँ से लिया गया प्रश्न है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम जनरली जानते हैं, 4 से 5 साल अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो लगभग 30 से 40% जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमसे सॉल्व हो जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड के तापमान के बराबर होता है? जो फ़ारेनहाइट है तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना हो जाता है, सॉरी बराबर नहीं, 2 गुना हो जाता है। किस डिग्री पे?
-6.7 डिग्री सेल्सियस, -12.3 डिग्री सेल्सियस, 12.3 डिग्री सेल्सियस और डी है 160 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर होगा 160 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर में क्या कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री केल्विन। इसका जो सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। किसी भी इंसान का जो मनुष्य होता है उसका 37 डिग्री सेल्सियस जो सही तापक्रम मापा जाता है। क्योंकि आसपास यहाँ पे ऑप्शन के लिए अगर और भी ज़्यादा एक्यूरेट देखें तो इसको 36.9 या फिर फ़ारेनहाइट में देखें तो अगर फ़ारेनहाइट में नापना चाहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट में नापेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। चलिए वहीं केल्विन में अगर नाप दें तो ये कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। केल्विन में नापने के लिए क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 37 में कितना ऐड करना है? 273 यानी कि 310 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा तापमान होना चाहिए केल्विन में। 10 केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? देखिए सेंटीग्रेड से कितना होता है? 37। इसमें 273 हम लोग केल्विन में क्या करते हैं? 273 ऐड कर देते हैं। तो 273 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 3 10, 7 3 10 1 11 2 1 3, 310 डिग्री केल्विन। 310 डिग्री केल्विन हो गया आंसर सही। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 310 डिग्री अगर केल्विन कहीं पे है तो वो सही आंसर है। चलिए देखते हैं कहाँ पे। ए में 280 है, नहीं ये डी नंबर आंसर हमारा क्या बिल्कुल सही है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापमान क्या होगा? इसके बराबर सेल्सियस में तापमान होगा। आपको बता दें कि इसका अगर बराबर निकाल दे सेल्सियस इज इक्वल टू फॉर्मूला डालिएगा, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। सेल्सियस तो दे दिया गया है, सेल्सियस पे बैठा दीजिए। सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट कितना है? 98.4। फ़ारेनहाइट कितना है? 98.4। चलिए थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ़ारेनहाइट कितना है? 98.4, ये पॉइंट है। 98.4 -32/9 इधर कितना था? C/5 फार्मूला होता है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 36.89। जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 36.89। चलिए देखते हैं 36.89 कहाँ पे है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। जो सेल्सियस स्केल पर सामान्य तापमान कितना होगा? 310 डिग्री, 310 डिग्री तो केल्विन होता है। 98.4 नहीं होगा। सी नंबर आंसर 36.9 डिग्री सेल्सियस 37 होता है। इसमें नज़दीकी आंसर आपको यही है, इसलिए ये मारना बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? सेल्सियस को देखिए फॉर्मूला बैठाइए। इसमें भी सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है? C/5, ठीक है, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32, ठीक है, फ़ारेनहाइट -32/9। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया? सेल्सियस दिया गया, फ़ारेनहाइट दिया गया। फ़ारेनहाइट की जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं? 2 बैठा सकते हैं। चलिए फ़ारेनहाइट की जगह पे हम लोग क्या बैठाते हैं? 200। अब इसको सॉल्व करिए। जैसे इसको सॉल्व करिएगा आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसका जो आंसर आएगा आपको बता दें, इसका आंसर होगा 13 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो 93.3 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? अभी जो फार्मूला बताएं आप उसी फार्मूला पे बैठाइए, इसको पुट कर दीजिए, उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। कितना आ जाएगा? 104 फ़ारेनहाइट। F इज इक्वल टू 9/5 एक और फार्मूला है, उसका भी यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू 9/5। F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। अब देखिए यहाँ पे आप बैठा सकते हैं इसको सेल्सियस पे। सेल्सियस कितना? 40 डिग्री। इस जगह पे आप 40 बैठाइए और आंसर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 8 40, 9 8, 5 से 40 को कटाइए, 5 से 8 बार में कट जाएगा। 9 8 जोड़ दिए, 9 8 72 और 32, 72 32 कितना हो जाएगा? 104।
इसलिए हमारा जो आंसर क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर में कहता है कि 15 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। 15 डिग्री सेल्सियस का, एक 50 डिग्री सेल्सियस है, इसमें फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा। तो सेम इसी फार्मूला पे बैठा सकते हैं, इस फार्मूला पे बैठा दीजिए। सेल्सियस का मान कितना हो गया, 50, 50 बैठा दीजिए। सेल्सियस का मान 5 से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा। सेम अगर फार्मूला आप बनाते हैं तो लगभग ये 122 डिग्री के आसपास आ जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सही आंसर है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स, इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, आप 1 से 2 बार कोशिश भी कर लीजिएगा, बन जाएगा ये। चलिए 16 नंबर देखते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल की तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी। जो ठंडा जगह है, जो पारा, जो फ़ारेनहाइट हम लोग जैसे ताप मापते हैं उसमें पारा रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पारा की जगह क्या भर दिया, इसमें पारा की जगह क्या कर देता है, ठंडी जगह पर अल्कोहल भर दिया जाता है। रीज़न क्या है, चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा जानते हैं। अल्कोहल का जो द्रवांक होता है वो निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, और जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बनी रहती है। यही कारण है कि इसको ठंडे देश में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को तापमापी बेहतर साबित होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। चलिए इस जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसके अनुसार से तो यही आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वचालित इंजनों, जो ऑटोमेटिक इंजनों है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। हिमरोधी के तौर पर स्वचालित इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का, एथिलीन ग्लाइकॉल का, सी मेथेनॉल का, और डी है प्रोपिल एल्कोहल का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एथिलीन अल्कोहल। किसका प्रयोग करता है, एथिलीन अल्कोहल। स्वचालित इंजन में एथिलीन अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है हिमरोधी के रूप में। क्या कि जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, जिससे जो होता है ठंडे देशों में स्वचालित इंजन में पानी नहीं जमता है, इसीलिए एथिल ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है ठंडे जगहों पे। किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर, गर्म करने से विस्तारण क्या होता है। केवल ठोस पदार्थों में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, डी कहता है सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर होता है, सी कहता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने पर विस्तारण क्या करता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। 19 नंबर, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, या फिर द्रव्यमान घटता है। आपको बता दें, बर्फ जब पिघलता है तो इसका क्या होता है, आयतन घट जाता है। बर्फ पिघलने से आयतन घट जाता है। इसके साथ साथ और भी जानें कि जो ढलवा लोहा होता है, एंटोमनी होता है, बिस्मित होता है, पीतल होता है, इन सभी को गलाने पर भी इनके आयतन में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इस प्रकार किसी भी ठोस को अगर हम गलाते हैं तो उसके प्लवन करने लगता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, तापमान को नापने में, तापमान को बढ़ाने में, या फिर तापमान को स्थिर रखने में, या ताप विद्युत में बदलने में। थर्मोस्टेट एक प्रकार का ऐसा धातु है जिसका प्रयोग किया जाता है तापमान को नियंत्रित स्थिर रखने में, यानी कि जिस स्थिति में उसी स्थिति में ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर, थर्मोस्टेट संबंधित है आर्द्रता से, तापक्रम से, सी है किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट संबंधित है आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से, या फिर बादल से। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है, तापक्रम से संबंधित है। नीचे का ऑप्शन तभी बोल दिए, माफ कीजिएगा। 22 नंबर, थर्मोस्टेट वही यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, या फिर डी किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। यह क्या करता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, दाब नहीं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। करेंट, टेम्परेचर,
प्रेशर या हीट रेडिएशन। ताप के स्थिर को स्थिर बनाने रखने के लिए टेम्परेचर ताप का क्या आवश्यकता पड़ती है। 24 नंबर, रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उसमें थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या काम करता है। तापमान को कम करना है, हिमायन ताप को बढ़ाता है, यह क्या करता है, हिमायन ताप को बढ़ाता है, या फिर एक समान ताप को बनाए रखता है, या फिर डी गलनांक को घटाता है। यह क्या करता है, एक समान ताप को बनाए रखता है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज होता है खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना डिग्री चाहिए। 4 डिग्री, 8 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 10 डिग्री। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें, किसी भी खाद्य पदार्थ में जो हम लोग देखते हैं, अगर उसमें 40 से अगर 140 डिग्री तक अगर फ़ारेनहाइट उसमें अगर दिया जाता है तो इससे ये संभव है उसके अंतर्गत जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया उत्पन्न होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसी कारण से फ्रिज में हम इसे रखते हैं ताकि इसे 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम इसको बना करके रख सके, 40 डिग्री तक ना पहुंचने दें। 26 नंबर, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है। वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है। केवल ताप को, केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। उसके बाद ऑप्शन है केवल दाब एवं तापक्रम, डी है आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। इसका जो आंसर होगा बी होगा, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को, सॉरी माफ कीजिएगा, ये नहीं, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। 27 नंबर, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। उष्ण वायु प्रतिस्थापन पे, वायु निर्जलीकरण पे, या वाष्पन शीतलन पे, या फिर डी वायु पुनर्जलीकरण पे। इसका जो आंसर होगा सी, वाष्पन शीतलन पे आधारित है। किस पे, वाष्पन शीतलन पे आधारित है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा। ऑप्शन है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी है ठोस को पिघलाने से, और एक है रसोई घर से। इसका जो आंसर होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को क्या रखा, ठंडा रखा जा सकता है। एयर कंडीशनर जो होता है, एसी जो होता है, उसमें भी क्या होता है, संपीड़ित गैस का प्रयोग किया जाता है ना, संपीड़ित गैस का प्रयोग करके कमरे को ठंडा रखा जाता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएगा। 100 डिग्री, 100% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 100% आर्द्रता एवं 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, या फिर ऑप्शन है 20 डिग्री आर्द्रता या फिर 20 डिग्री तापक्रम, और डी है 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम। तो इससे डी नंबर 20% आर्द्रता होना अगर है और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इन ऑप्शन के अनुसार से बोला जा रहा है। ये याद रखिएगा, वहाँ ये बदल भी सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, डी नंबर आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। 29 नंबर, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। पानी में नमक मिलाने से क्या परिवर्तन होता है। क्वथनांक बढ़ता और जमा बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता और जमा बिंदु बढ़ता है, सी क्वथनांक वो जमा बिंदु दोनों घट जाता है, और डी है दोनों बढ़ जाता है। इसका जो आंसर होगा क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु घट जाता है। आप पानी में क्या रख करिए, एक नॉर्मल पानी लेके बोतल में रख दीजिए फ्रिज में, एक पानी में क्या करिए, नमक मिला के रख दीजिए, तो आपको क्या होगा, जमा बिंदु यानी कि लेट से वो जमेगा, फिर बहुत कम चांस है कि वो जम पाए। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बढ़ जाता है, और हिमांक बिंदु घट जाता है। ऑप्शन में क्या, क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। इसका ए बढ़ेगा, बढ़ जाएंगे, बी घट जाएंगे, सी क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, डी क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। जिसका आंसर क्या आ जाएगा, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या। 31 नंबर, थर्मस बोतल में जो पेय पदार्थ को कुछ समय तक, हम लोग जो मिल्टन का, सेल का, इस प्रकार का जो बोतल का प्रयोग करते हैं, इसमें जो हम लोग कोई भी चीज़ डालते हैं जिस तापमान पे रखते हैं उसी तापमान पे रहता है। गर्म रखते हैं तो गर्म रखने का काम करता है, ये ठंडा रखते हैं तो ठंडा रखने का काम करता है। तो इसके अंतर्गत दीवार पे जो परत लगाई जाती है वो किसका प्रयोग परत लगाई जाती है। एल्युमिनियम पेंट का, लेड चूर्ण का, या रजत परत का, या पारे की परत का। जिसके अंदर जो प्रयोग किया जाता है रजत परत, सिल्वर प्लेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
32 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा राहत है क्योंकि ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। रीजन क्या है? संचालन, बी है संवहन एवं विकिरण, सी है ए बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ए बी, संचालन एवं संवहन एवं विकिरण दोनों। आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आप इस क्लास को अगर पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल चैतव्य क्लासेस से हमारे जुड़ के वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छा ये क्लास डेली के तौर पे लाया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा। धन्यवाद।